आप सभी को राम राम। जैसे कि आपको पता है कि आज से हम शून्य सिविल्स एकेडमी द्वारा ऑनलाइन लाइब्रेरी एंड इंडिविजुअल मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसको कि हम ओलिम्प नाम दिया है, वो स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिकली ये जो प्रोग्राम है ये डिज़ाइन तो आरएस के लिए ही किया गया है कि जो आरएस के एस्पिरेंट्स हैं वो जो है इस प्रोग्राम के पार्टिसिपेट करके अपना जो कह सकते हैं बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन बेसिकली अगर यदि देखा जाए तो ये प्रोग्राम जो भी राजस्थान गवर्नमेंट के या विशेष करके कह सकते हैं कि आरपीएससी के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सब के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। इस प्रोग्राम के बारे में मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हम क्या करने वाले हैं कि डेली जो टारगेट बेसिस और वीकली टारगेट बेसिस पर जो है वो आरएस का कंप्लीट जो है वो सिलेबस कवर करेंगे, डेली प्लस वीकली टारगेट्स। इसके अकॉर्डिंग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट 4 से लेकर के 5 मंथ्स के अंदर आरएस प्री प्लस मेंस किस किस का सिलेबस कवर करेंगे, प्री और मेंस का जो वो सिलेबस हम कवर करेंगे। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट लेंगे, जो कुछ सब्जेक्ट जो प्री और मेंस दोनों में कॉमन है। कौन कौन से सब्जेक्ट प्री और मेंस में कॉमन है, तो सबसे पहले हो गया आपके, हम पॉलिटी से स्टार्ट कर रहे हैं। पॉलिटी के बाद में ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के बाद में आपके हिस्ट्री है, हिस्ट्री के बाद में आपके इकोनॉमिक्स है और उसके बाद में आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो ये सब्जेक्ट जो प्री और मेंस दोनों के अंदर कॉमन है वो सारे कवर करेंगे। इसके अलावा जो मेंस के अंदर एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट है जो केवल मेंस के सिलेबस के अंदर है, उसके अंदर आपका हो गया पेपर 4। तो पेपर 4 के लिए भी इसके अंदर आपने शेड्यूल में अगर देखा होगा तो स्पेसिफिकली डेली कुछ टारगेट्स दिए जाएंगे, कुछ सेलेक्टेड वर्ड्स दिए जाएंगे। इस बार पेपर 4 के अंदर आरएस मेंस के अंदर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंज किया गया है। उसके अंदर जो पहले विलोम शब्द थे, पर्यायवाची थे, संधि वगैरह थे, ठीक है, आपके युग्म शब्द थे, वो सारे के सारे हटा दिए गए। ठीक है, तो जो हिंदी 120 नंबर की थी, इस बार उन्होंने घटा करके कितने नंबर की कर दी है, केवल और केवल 90 मार्क्स की हो गई है। इसके साथ ही जो ग्रामर का पोर्शन आता था 50 नंबर का, जहां स्टूडेंट्स जो हिंदी के अंदर ज़्यादा कह सकते हैं एक्सपर्ट थे या फिर ज़्यादा कह सकते हैं स्ट्रांग थे, वो मतलब कि वो 50 मार्क्स का जो पोर्शन था उसमें से कभी बार 35, 40, 45 तक नंबर ले आए हैं। इनफैक्ट 2018 में तो कई स्टूडेंट्स के 48 और 50 तक मार्क्स भी आए हुए हैं। अब वो वेटेज भी घटा करके 50 से घटा करके कितना कर दिया गया है, केवल 30 मार्क्स कर दिया गया। तो अब इसके अंदर भी पेपर 4 के अंदर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करें तो कुछ एक सिग्निफिकेंट चेंज किया हुआ है कि जो हटाए वो तो ठीक है, इसके अलावा कुछ टॉपिक ऐड किया गया है, वो क्या, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। इसके अलावा पहले तो हिंदी में क्या था कि आपके सीधे पूछ लिया जाता था कि भाई विलोम शब्द लिखिए, पर्यायवाची लिखिए, लेकिन अब उसका क्या एप्लीकेशन पूछी जाएगी। ठीक है, तो अब हिंदी कह दो चाहे इंग्लिश कह दो, वही इंग्लिश का वेटेज जो है वो कितना रह गया आपके 70 मार्क्स का है। तो अब वो मीडियम का कह दो या किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट का कह दो, बहुत ज़्यादा एडवांटेज नहीं रहा है। ठीक है, तो पहले जैसे कहा जाता था कि हिंदी वाले स्टूडेंट्स को एडवांटेज है, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं रही है। 120 से घटा करके 30 मार्क्स कर दिया गया। पहले आपको निबंध और ऐसे दोनों लिखने पड़ते थे, अब आपके पास में ऑप्शन है, आपको एक ही चीज़ लिखनी है। आपका मीडियम हिंदी है तो उसे हिंदी में लिखें, आपका मीडियम इंग्लिश है तो उसे इसमें लिखना है, इंग्लिश के अंदर आपको लिखना है। तो पेपर 4 के भी जो टारगेट्स आपके डेली रहेंगे। इसके अलावा स्मॉल सब्जेक्ट्स, पहले आरएस के मेंस के अंदर 6 स्मॉल सब्जेक्ट्स थे पेपर 1 और पेपर 3 में। 3 पेपर 1 में थे, कौन कौन से थे आपके, मैनेजमेंट, सोशियोलॉजी और अकाउंटिंग ऑडिटिंग। पेपर 3 के अंदर 3 कौन कौन से थे, बिहेवियर, स्पोर्ट्स, योगा एंड लॉ। अब उन 6 सब्जेक्ट्स की जगह पर घटा करके कितना कर दिया, आपके 5 ही सब्जेक्ट रखे हैं। पेपर 3 के फर्स्ट के अंदर तो तीनों सब्जेक्ट सेम ही है, सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग। लेकिन पेपर 3 के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट है, आपके किस सब्जेक्ट को हटा दिया है, स्पोर्ट्स योगा को हटा दिया। लेकिन उस स्पोर्ट्स योगा के 2-3 चीजें जो है वो आपके किस में डाल दी, आपके पॉलिटी के अंदर डाली। स्पोर्ट्स योगा की कुछ कौन कौन सी चीजें पॉलिटी में डाल दी है, एक तो आपके योग वाला पोर्शन जो है वो पॉलिटी के अंदर करंट अफेयर्स वाले टॉपिक में डाला है। इसके अलावा आपके स्पोर्ट्स पॉलिसीज है और स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज है। तो मतलब कि इसके क्वेश्चन भी आपके किसके अंदर आएंगे, आपके करंट अफेयर्स के अंदर आएंगे। तो मतलब इन टॉपिक्स को भी हमें पढ़ना पड़ेगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ एक चीजें हैं जो हम छोड़ सकते हैं, जैसे कौन कौन सी, रिहेबिलिटेशन टेक्निक्स हो गया, ठीक है, अभी जो बहुत ज्यादा ओलंपिक्स वगैरह वो सारे गेम्स लिखे होते हैं उन सबको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अवार्ड्स वगैरह उन सबको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो कुछ चीजें जो इसके अंदर रही है। इसके अलावा बिहेवियर और वो रहा है। तो हम कौन कौन सी चीजें कवर करेंगे, पेपर 4 कवर करेंगे, स्मॉल सब्जेक्ट्स कवर करेंगे, इसके अलावा एथिक्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कवर करेंगे, एथिक्स और पबेट जो है वो भी कवर करेंगे।
तो इस प्रकार जो कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट आपके कौन कौन से प्री की बात की जाए तो प्री के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक अभी इस प्रोग्राम के अंदर छोड़ रहे हैं। एक तो करंट अफेयर्स छोड़ रहे हैं। करंट अफेयर्स क्यों छोड़ रहे हैं कि हो सकता है कि वैकेंसी की संभावना 15 जून से 15 जुलाई के बीच में है। कब आ सकती है वैकेंसी, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि अभी आरपीएससी ने सितंबर के अंदर आपके एसआई का एग्जाम की घोषणा की है कि जो 2021 वाला एग्जाम है वो वापस कब होगा, सितंबर मंथ के अंदर होगा। तो अब माना जा रहा है कि सितंबर जो एसआई का एग्जाम होगा उससे 1 से 1.5 महीने के बाद में जो आपके एसआई आरएस प्री का एग्जाम हो सकता है। तो जब सितंबर में आपके एसआई का होगा तो या तो अक्टूबर लास्ट में या फिर जो नवंबर के अंदर कुछ डेट्स आरपीएससी ने रिजर्व रखी है उस टाइम पे आरएस प्री का एग्जाम होगा। तो जब उस समय आरएस प्री का एग्जाम होगा तो माना जा रहा है कि आपके जून मतलब 15 जून से लेकर के 15 जुलाई के बीच कभी भी आरएस की वैकेंसी आ सकती है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं अभी जैसे अगर यदि करंट अफेयर्स स्टार्ट करें तो अभी जैसे मई का मंथ चल रहा है तो हमारे पास में अप्रैल का करंट अफेयर्स है। तो अब अप्रैल से पहले का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो वो आने वाले एग्जाम से वैसे ही काम का नहीं है, क्योंकि अगर यदि नवंबर में आपका कह सकते हैं आरएस प्री का एग्जाम होता है तो मुश्किल से 5 से 6 महीने मैक्सिमम है। लेकिन आरपीएससी यूजुअली 3 से 4 महीने का ही करंट अफेयर्स पूछती है, उसको इन डेप्थ पूछा जाता है लेकिन बहुत ज्यादा वाइड उसको नहीं पूछा जाता है। ठीक है, जैसे अभी एसआई का एग्जाम हुआ तो जनवरी फरवरी और मार्च 3 महीनों का ही करंट अफेयर्स आया। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी ज्यादा आए, डेप्थ में भी आए, लेकिन आपको बहुत लंबा करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। तो एक फर्टाइल एक्सरसाइज हो जाएगी फालतू के अंदर अभी से करंट अफेयर्स पढ़ना किसी भी काम का नहीं है। इसके अलावा हम मैथ्स और रीजनिंग भी अभी इस प्रोग्राम के अंदर कवर नहीं कर रहे हैं। तो सिर्फ इन करंट अफेयर्स मैथ्स और रीजनिंग को छोड़ करके कंप्लीट सिलेबस प्री का जो है वो इस प्रोग्राम के अंदर कवर किया जाएगा। अब मेंस के अंदर कौन कौन से टॉपिक हम इसमें कवर नहीं कर रहे हैं, तो मेंस का अगर यदि अपन पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 के अंदर केवल एक ही टॉपिक छोड़ा जा रहा है, वो है आपके वर्ल्ड हिस्ट्री। क्या टॉपिक कवर नहीं करेंगे हम, वर्ल्ड हिस्ट्री। पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में हम क्या नहीं कवर करने वाले हैं, तो पेपर 2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड बॉटनी। तो मतलब जो जनरल साइंस का जो पोर्शन है जो कि आरएस मेंस के अंदर है। अब बेसिकली अब इस बार क्या है कि आरएस मेंस की अगर यदि बात की जाए तो आरएस मेंस का आपके एग्जाम कितने नंबर का है, 800 नंबर का। तो जिस हिसाब से मार्किंग होती है, जितना वाइड अपना आरएस मेंस का सिलेबस है, तो अगर यदि कोई भी एस्पिरेंट 800 में से 800 नंबर को टारगेट करना चाहेगा तो मेरे हिसाब से वो क्या रहेगा, उसके लिए एक ब्लंडर रहेगा। हमें कुछ चीजें तो छोड़नी ही पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा। हमें बेयर मिनिमम 600 मार्क्स को टारगेट करना है। कितने मार्क्स को, 600 नंबर को। हमें ये कोशिश करनी है कि इन 600 नंबर में से आपके कितने नंबर आ जाए, 250 मार्क्स आ जाए। कितने आ जाए, 250 मार्क्स आ जाए। अगर यदि आपके 250 मार्क्स इन 600 में से आ जाते हैं और बाकी रिमेनिंग 200 में से केवल 20 नंबर भी आप लाते हो तो 270 नंबर आपके मेंस में आते हैं। कितने मार्क्स आते हैं, 270 नंबर। तो 270 नंबर आपके मेंस में आते हैं, इसका मतलब कि आप आरएस मेंस आप आराम से टॉप कर लेते हैं। ठीक है, इस बार आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ न कुछ चीजें छोड़नी पड़ेगी। अब छोड़ने के लिए क्या है, तो सबसे ज्यादा वाइड सिलेबस किस किस का है, तो सबसे ज्यादा वाइड सिलेबस आपके किसका है, एक तो आपके पेपर 1 के अंदर हिस्ट्री का है। किसका है, हिस्ट्री का। इसके अलावा पेपर 2 के अंदर किसका है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो 2021 मेंस के बाद से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सिलेबस में जो परिवर्तन किया गया, जो चेंजेस किए गए, उसके बाद में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी ये सब कुछ पढ़ना पड़ता है। मतलब सिलेबस में सब कुछ ही मेंशन है और इस बार इनफैक्ट कुछ और चीजें और ऐड करती है। ठीक है, कि मतलब जो पहले नहीं थे, जैसे आपके कह सकते हैं कि कार्य, ऊर्जा वगैरह के नियम वगैरह फिजिक्स में ऐड कर दिए हैं। कुछ टॉपिक्स आपके बायोलॉजी के अंदर जो प्री के अंदर थे पहले, फूड एंड न्यूट्रिशन, उनको भी मेंस के अंदर ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो अब वो आपको मेंस में भी पढ़ना है। अब क्योंकि अगर यदि हम देखा जाए तो अगर यदि अपन पेपर 2 की बात करें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो वो आपके 70 मार्क्स का है। कितने नंबर का है, 70 नंबर का। इसके अंदर बाइफर्केशन क्या है, 14 क्वेश्चन आएंगे 5 मार्कर। कितने क्वेश्चन आएंगे, 14 क्वेश्चन आएंगे आपके 5 नंबर के। तो 70 में से सीधा सा सीधा है कि मिनिमम 30 नंबर की क्या आने वाली है, आपके 30 क्वेश्चन से 30 मार्क्स की क्या आने वाली है, टेक्नोलॉजी आएगी। क्या आएगी, टेक्नोलॉजी। 5 से 10 नंबर के आपके क्वेश्चन आएंगे राजस्थान से। किससे आने वाले हैं, राजस्थान से। जो रिमेनिंग आप कह सकते हैं कि 30 मार्क्स है, 30 to 35 है, वो जनरल साइंस का सिलेबस आएगा। और ये इतना वाइड सिलेबस है कि आप अगर यदि कितना भी कर लें तो जिस प्रकार के क्वेश्चन आरपीएससी से अभी वर्तमान में पूछे जा रहे हैं तो बहुत मुश्किल है कि आप चाहे सब कुछ अपना न्यौछावर कर लें तो 35 में से 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की स्थिति में भी रहे। ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा क्वेश्चंस आए कहां से हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर यदि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड के नहीं है तो सीधी सी बात है, आप जनरल साइंस को टॉपिक को छोड़ सकते हैं। आप उसको हाथ ही मत लगाओ, आप छुओ ही मत। आप एक इतने बड़े बर्डन से आप फ्री हो जाएंगे कि इतना बड़ा सिलेबस मुझे देखना ही नहीं। क्यों नहीं देखना, क्योंकि उसका वेटेज कितना है, 30 नंबर का ही तो वेटेज है।
उसका वेटेज कितना है? 30 नंबर का वेटेज है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बॉटनी, इनको आप 30 नंबर के सब्जेक्ट को कवर करने के लिए अगर यदि आप जितना पढ़ोगे उतने में तो आपके 5 जो छोटे वाले सब्जेक्ट है जो 100 नंबर का वेटेज रखते हैं उनको आप 3 बार कवर कर लेंगे। इसलिए हमें कुछ न कुछ छोड़ना पड़ेगा। सिमिलरली हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री के अंदर क्या आ जाता है आपके? राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर। इसके अलावा इंडियन हिस्ट्री, इसके अंदर आपके तीनों सेगमेंट आते हैं, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, और फिर आपके एक वर्ल्ड हिस्ट्री का और पोर्शन है। तो ये सब कुछ मिला करके देखा जाए तो कम से कम 5 से 7 कॉपियां बनती है। कितनी कॉपियां? 5 से 7। राजस्थान हिस्ट्री की अलग, राजस्थान आर्ट कल्चर की अलग, एंशिएंट की अलग, मॉडर्न की अलग, मिडिवल की अलग और वर्ल्ड हिस्ट्री की अलग। ठीक है, तो 6 आपके अगर यदि नोट्स बन रहे हैं, 6 अगर यदि आपके रजिस्टर आप भर के पढ़ रहे हो, और इसमें से भी कितने क्वेश्चन आने हैं? पहले हिस्ट्री आपके 75 मार्क्स का था, इस बार आरएस मेंस में घटाकर उसको कितने का कर दिया है? 70 नंबर का कर दिया है। कितने मार्क्स का कर दिया है? 70 मार्क्स का कर दिया है। तो अगर यदि आप 70 मार्क्स में से भी सीधी सी बात बताएं तो 35 नंबर का तो क्या पोर्शन आने वाला है? 35 मार्क्स का क्या रहेगा? राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट कल्चर और वर्ल्ड हिस्ट्री रहेगा। क्या रहेगा? राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट कल्चर और वर्ल्ड हिस्ट्री। अगर यदि आप इंडियन हिस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं तो भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये उन वाले स्टूडेंट्स के लिए है जो साइंस बैकग्राउंड के हैं और हिस्ट्री में कमजोर हैं, तो वो हिस्ट्री को अवॉइड कर सकते हैं, और जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के हैं और साइंस में कमजोर है वो साइंस, जनरल साइंस पोर्शन को अवॉइड कर सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस प्रोग्राम के अंदर एक तो इंडियन हिस्ट्री को कवर नहीं किया है, वर्ल्ड हिस्ट्री इनफैक्ट हम करेंगे किसके अंदर? अपने जो नेक्स्ट प्रोग्राम होगा उसके अंदर। तो सबसे पहले जैसे मैं बता रहा था कि हमने कौन कौन से सब्जेक्ट्स एक्सक्लूड किए, तो पेपर 1 के अंदर किसको नहीं लिया है? वर्ल्ड हिस्ट्री को नहीं लिया। पेपर 2 के अंदर किसको नहीं लिया है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड बॉटनी को नहीं लिया। ऐसे ही पेपर 3 के अंदर किसको कवर नहीं कर रहे हैं? तो जो पेपर 3 के अंदर यूनिट 1 है पॉलिटी का, उसके अंदर एक आता है पॉलिटिकल डायनेमिक्स। क्या आता है? पॉलिटिकल डायनेमिक्स। तो पॉलिटिकल डायनेमिक्स को कवर नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा आईआर को कवर नहीं कर रहे हैं। बेसिकली डायनेमिक्स कहने को बहुत लंबा टॉपिक है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें दे रखी है। अब इंटरनल सिक्योरिटी और कर दिया, ऐड कर दिया है, लेकिन इससे क्वेश्चन अभी तक तो कोई पूछा नहीं गया है। घुमा फिरा के एक क्वेश्चन बनता है, या तो 5 का आएगा या 10 नंबर का आएगा, तो वो बहुत ही जनरल अंडरस्टैंडिंग का है। अगर यदि आपको इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री पता है तो इस क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट हम कर सकते हैं। सेकेंडरी बात आईआर, तो अभी क्योंकि वैकेंसी आई ही नहीं है, प्री भी नहीं हुआ है, मेंस भी नहीं हुआ, आईआर में क्वेश्चन आता है करंट रिलेटेड अफेयर्स, करंट रिलेटेड इश्यूज, तो प्री के बाद ही आईआर को पढ़ा जाना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा प्री के अंदर हम कौन सा टॉपिक छोड़ रहे हैं? एक तो करंट अफेयर्स, मैथ्स, रीजनिंग, और मेंस के अंदर कौन कौन से छोड़ रहे हैं? तो पेपर 1 में वर्ल्ड हिस्ट्री, पेपर 2 में जनरल साइंस, और पेपर 3 में आपके पॉलिटी का थोड़ा सा पोर्शन है वो छोड़ रहे हैं। इसके अलावा प्री और मेंस का कंप्लीट सिलेबस हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इस प्रोग्राम के बारे में। अब इसका क्या, किस प्रकार से ये रहेगा, तो मोडस ऑपरेंडी क्या है, हम इस प्रोग्राम को कैसे कंडक्ट करवाने वाले? आरएस का जो लास्ट मेंस का पेपर था 2024 वाला, उसको देखने के बाद में ये तो लग गया है कि आरपीएससी किसी भी तरीके से रटन विद्या पर के खिलाफ काम करने वाली है, रटन विद्या के खिलाफ काम कर रही है। इसका मतलब क्या? आरपीएससी चाहती है कि एटलीस्ट जो है स्टूडेंट जो ऑथेंटिक चीजें हैं उनको देखें। बेसिकली अभी स्टूडेंट जो किस समस्या से ग्रसित है, तो अभी स्टूडेंट जो है वो क्या कह सकता है, अटेंशन स्पान इतना कम हो गया है शॉर्ट वीडियोस और रील्स देख देख के, और जिस प्रकार से जो कह सकते हैं कि नोट्स, मतलब सब कुछ चीजें उनको रेडीमेड मिल रही है कि आपको कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ता है। ठीक है, आप अपनी तरफ से किसी तरह का एफर्ट्स डाल ही नहीं रहे हो, आप ये देख ही नहीं रहे हो कि किस प्रकार से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको अगर यदि 150 में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, आप अंधे होकर के जो है वो सब कुछ जो भी आपको परोसा जा रहा है आप उसको लेने का प्रयास करते रहते हैं, और उसी की कह सकते हैं दौड़ के अंदर लगे हुए हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि स्टूडेंट जो है वो पास नहीं हो पा रहे हैं। तो आरपीएससी क्या कर रही है कि जिस प्रकार का चाहे ऑब्जेक्टिव पेपर हो, चाहे इस बार एसआई का हो, सबसे खतरनाक पेपर इस बार आरपीएससी ने पूछा डिप्टी कमांडेंट एग्जाम का, इतने ज्यादा फैक्चुअल पूछे। अब इस बार एसआई के अंदर भी देखा जाए तो जो जीके का पेपर था उसके अंदर साइंस एंड करंट अफेयर्स, इनके क्वेश्चन इतने टफ थे, और अधिकतर पेपर्स के अंदर क्वेश्चन स्टार्टिंग में रखे, तो स्टूडेंट्स के पास में 30 से लेकर के 40 क्वेश्चन तक तो कितने थे आपके साइंस एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। इसी के अंदर घबरा गए और बाद के अंदर जो इजी क्वेश्चन थे उनको अटेम्प्ट करना भूल गए। अभी आपका वर्तमान फोकस क्या रहना चाहिए? एटलीस्ट 40% स्कोर करें। अब वो 100 में से 40 क्वेश्चन कोई से भी हो सकता है, इसलिए अपने को बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक वैसे ही मेंस के अंदर क्या किया गया? अब मेंस के अंदर जैसे अभी हम पॉलिटी में पढ़ेंगे, तो जैसे आज अपनी पॉलिटी का टॉपिक क्या है? संविधान सभा या डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है।
तो अब उस संविधान सभा की अगर यदि हम बात करें तो संविधान सभा के अंदर याद करने को तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं कि किस प्रकार आपका कैबिनेट मिशन आया, किस प्रकार संविधान सभा के प्रस्ताव को मंजूर किया गया, किस प्रकार आपके भारत के अंदर चुनाव हुए, कौन कौन सी रियासतों या कौन कौन सी राज्यों से कितने कितने संविधान सभा में सदस्य हुए, मुस्लिम लीग ने बाइकआउट किया, मुस्लिम लीग ने वापस ज्वाइन किया, भारत का विभाजन होता है, फिर वापस से संविधान सभा का कह सकते हैं पुनर्गठन किया जाता है, उसके बाद में आपकी क्या बन रही है, संविधान सभा बन रही है। संविधान सभा में भी विभिन्न तरीके के टोटल 11 सेशन हुए, 11 सेशन में दुनिया भर की बैठकें हुई, कौन से सेशन में या कौन सी बैठक के अंदर कौन सी चर्चा की गई, किसका प्रस्ताव पारित किया गया, कितने सदस्य थे, कितनी कमिटीज थी, दुनिया भर के फैक्ट्स हैं। तो अगर यदि आप प्रीलिम्स या किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फैक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने पड़ेंगे। लेकिन फैक्ट्स कितने याद करें, कोई सीमा ही नहीं है। आप कोई भी किताब उठा के देखो, दुनिया भर के फैक्ट्स लिखे हुए हैं। तो भाई इसके लिए सबसे मेन चीज जो हथियार क्या है, पूर्वजों ने कहा है आपको क्या देखने चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने चाहिए। आपको क्या देखने चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने चाहिए। हर जगह पर, हर संस्था पर जो भी अधिकारी बैठे हैं वो कौन है, इंसान है, हमारे जैसे ही इंसान है। वो कोई भगवान के द्वारा कह सकते हैं कि स्वर्ग लोक से या फिर कह सकते हैं इंद्र लोक से अवतरित महापुरुष नहीं है। वो भी वैसे ही सोचते हैं जैसे हम सोचते हैं। हमें क्या करना है, उस एग्जामिनर की माइंड सेट को डिकोड करना है कि वास्तव में एग्जामिनर सोच क्या रहा है, वो क्वेश्चन अभी वर्तमान में कहां से पता जाए। तो उसके लिए कौन सा हथियार है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ब्रह्मास्त्र है। कौन सा ब्रह्मास्त्र है आपके लिए पास में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। लेकिन हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते नहीं है, या देखते हैं तो दुनिया भर के देखते हैं। आज से 2000 मतलब कि आज से 25 साल पहले 2000 के अंदर आरपीएससी ने कोई क्वेश्चन पूछा है, उसको आप लेकर के अभी बैठ रहे हो, उसको याद कर रहे हो, तो भाई कोई मतलब नहीं है। क्योंकि वर्तमान में जो पेपर सेटर है उसके पिताजी ने वो क्वेश्चन बनाया था, अब पिताजी हो चुके हैं स्वर्गवासी। तो अब आप वो देखो कि वो बच्चा क्या सोच रहा है जो वहां पर बैठ के पेपर सेट कर रहा है। तो वो चीज आपको तब पता चलेगी जब आप पिछले कुछ ही वर्षों के ही पीवाईक्यूज देखेंगे। और उसमें विशेषकर अगर यदि आरपीएससी के पैटर्न में जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो कब से हुआ, जो आपके आरएस प्री 2024 का एग्जाम हुआ। कब सा एग्जाम, आरएस प्री 2024। इसके बाद से आरपीएससी ने जो भी क्वेश्चन पूछे हैं वो काफी अलग लेवल के, काफी डिफिकल्ट लेवल के हैं। तो आपको उसके बाद के आरपीएससी के पेपर जो भी हुए हैं उनके पीवाईक्यूज देखने चाहिए। ये सारे के सारे पीवाईक्यूज हमने तैयार करके आपको टेलीग्राम पे शेयर किए थे। और इसके अलावा जो भी अपनी टेस्ट सीरीज अब स्टार्ट होने वाली है उन सभी स्टूडेंट्स के साथ में प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी चीजों से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। भाई पेपर सेटर हमारे जैसा ही इंसान है, उसको पता है कि भाई ये बच्चों ने नहीं पढ़ा है, दुनिया भर के जो नोट्स प्रचलित है उनके अंदर ये टॉपिक नहीं है, इसलिए क्वेश्चन इनमें से पूछो। तो ये बात हमें कैसे पता चलेगी, पीवाईक्यू उसको पढ़ करके ही पता चलेगी। तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, नोट्स को अपडेट किया है। हम हमारे नोट्स हर बार अपडेट करते रहते हैं। साल के अंदर जब भी आरपीएससी का कोई भी बड़ा एग्जाम आता है उसके बाद में जो भी क्वेश्चंस, अगर यदि आप देखो जो एसआई का एग्जाम हुआ था अभी, उसके अंदर 83% क्वेश्चन जो हमारे कौन कौन से नोट्स हमने प्रोवाइड किए थे आपके, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इनके जो भी इसमें करंट अफेयर्स, आर्थिक समीक्षा और मैथ्स रीजनिंग क्वेश्चन शामिल नहीं है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी आए थे लगभग इनका वेटेज कितना था, 60 से 70 क्वेश्चन थे। तो 83% क्वेश्चन हमारे नोट्स में से आए। अब ये कोई जादू नहीं है, हमारे अंदर कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हमने बता दिया वैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। हम मेहनत करते हैं, हम देखते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको कह सकते हैं कि हम नोट्स जो वो तैयार करते हैं। अभी आपके फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम होने वाला है, तो हम उस फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में आपको पहले से चैलेंज करते हैं कि हमने नोट्स ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। ठीक है, एसआई के एग्जाम के बाद में कुछ एक क्वेश्चन जो कह रहे 83% है, इसका मतलब 17% क्वेश्चन हमारे नोट्स में से नहीं थे। तो उस 17% क्वेश्चन के लिए हमने वापस से मेहनत की है, सोर्सेस को कंगाला है और वो सारी चीजें किसमें डाल दी है, नोट्स में। तो हम पहले ही से कह रहे हैं कि जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम होने वाला है आरपीएससी का मई लास्ट के अंदर, उसके अंदर देखते हैं हमारे नोट्स में से कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है, रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, तब कहीं जाकर के कंटेंट तैयार होता है। कंटेंट रातों रात तैयार नहीं होता है। उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपने एआई को ओपन किया, चैट जीपीटी वगैरह, गूगल वगैरह, और उससे जो कंटेंट उठा करके भर के दे दिए। और सबसे बड़ी बात है, हमारे कोई भी नोट 100 पेज से अधिक नहीं है। हम कचरा नहीं रखते, हम नोट्स अपडेट करते हैं। इसका मतलब क्या है, नई चीजें ऐड करते हैं, पुरानी चीजों को डिलीट करते हैं। बाकी सभी क्या करते हैं, वो चीजें ऐड करते जाते हैं। अगर यदि आपने 2010 के अंदर नोट्स बनाना शुरू किया है तो उस समय अगर यदि आपके 100 पेज है, अब वो बढ़ करके 300 पेज हो गए। ऐसा नहीं है। अगर यदि कोई चीज क्वेश्चन आ रहा है तो उसको ऐड करो, किसी चीज से अगर यदि क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसको नोट से डिलीट करो।
ठीक है, आपको एग्जाम पास करना है, अगर यदि आपको किसी तरह का रिसर्च करना है या फिर कह सकते हो बहुत बड़ा आपको उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बनना है, तो एक अलग तरीका है, वहां आप उस क्षेत्र में जाइए। लेकिन अभी हमें क्या करना है, एक एग्जाम क्लियर करना है, और वो एक वर्तमान में बहुत चैलेंजिंग टास्क बन चुका है। तो इस तरीके से क्वेश्चन किस में आते हैं, चाहे आरएस प्री का हो या फिर किसी भी तरह का कोई भी ऑब्जेक्टिव वन डे एग्जाम हो जो आरपीएस या किसी भी अलग संस्था के द्वारा लिया जाता है, उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, फैक्चुअल नॉलेज होनी चाहिए। फैक्चुअल नॉलेज के साथ साथ में क्या रहता है, एक हमारे पास में दो तरीके का आईक्यू होता है। क्या क्या होता है, एक होता है ऑब्जेक्टिव आईक्यू और दूसरा क्या होता है आपके सब्जेक्टिव आईक्यू। क्या होता है, ऑब्जेक्टिव आईक्यू और सब्जेक्टिव आईक्यू। ऑब्जेक्टिव आईक्यू किस में काम आता है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए। स्टूडेंट्स में चाहे कोई भी एस्पिरेंट हो, उनके अंदर ऑब्जेक्टिव आईक्यू का विकास थोड़ा लेट होता है, उनको बहुत ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता होती है। अगर यदि हायर लेवल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है उस स्टूडेंट के लिए उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना या अटेम्प्ट करना। ठीक है, तो आप देखेंगे जिस प्रकार के क्वेश्चन अभी आ रहे हैं उसके अंदर कुछ न कुछ जो है हिंट दी जाती है। हमारे पास में किसका प्रेशर रहता है, टाइम का। किसका रहता है, टाइम का। अगर यदि आपके पास में 150 क्वेश्चन है, उनको कितने समय में आपको करना है, 3 घंटे में करना है, तो आपके लिए चैलेंज है। और वही अगर यदि 150 क्वेश्चन के लिए आपको कह दीजिए आपके पास में कितना समय है, 30 घंटे है, तो आपके लिए कोई चैलेंज नहीं है। आप आराम से पढ़ोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, पूरा सोचोगे, करोगे और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लोगे। तो उस ऑब्जेक्टिव आईक्यू के लिए क्या किया जाता है, समय को लिमिट किया जाता है। जब समय को लिमिट किया जाता है तो आपके ऊपर प्रेशर रहता है कि आपको 150 क्वेश्चन 3 घंटे में करना है। उस प्रेशर में आप चाहते हो कि आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो। ऐसी स्थिति में अगर यदि 30 से 40 सवाल इस लेवल के दे दिए जाए, बहुत डिफिकल्ट दे दिए जाए, तो आप पहले ही घबरा जाते हैं। आप बाकी के जो पोर्शन है, मतलब सिक्के का दूसरा पहलू, वो देखते ही नहीं है। उस स्थिति में क्या होता है कि आप फेल हो जाते हैं, एग्जाम को पास कर नहीं पाते हो। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम पेपर को पूरा एनालिसिस करें और इमोशन, भावनाओं के दबाव में नहीं रहकर के दिमाग से उसके अंदर सोचें कि आपको पेपर पास करना है, आपको पेपर के अंदर जो है टॉप नहीं करना है। ठीक है, इवन अभी तो जैसे आरएस प्री के अंदर तो क्या है, आरएस प्री और बाकी एग्जाम में क्या डिफरेंस है कि आरएस प्री क्वालिफाइंग एग्जाम है, यहाँ पास कर दिया, बात खत्म। अब आपके प्री में 1 नंबर से पास किया, चाहे 50 से किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बाकी एग्जाम्स जो होते हैं, जो वनडे एग्जाम्स हैं, वहां तो मेरिट डिसाइड होती है। लेकिन अभी तो क्या हो रहा है, उनको पास करना ही बड़ी, जो कह सकते हैं, मशक्कत का काम है। सेकंड हो गया सब्जेक्टिव आईक्यू। सब्जेक्टिव आईक्यू किस में आता है, आरएस मेंस के अंदर काम आता है। सब्जेक्टिव आईक्यू फिर से कह रहा हूं, तो जिस प्रकार ऑब्जेक्टिव आईक्यू हायर लेवल का है, तो सब्जेक्टिव आईक्यू एक डिफरेंट लेवल का है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसका ऑब्जेक्टिव आईक्यू बहुत अच्छा है उनका सब्जेक्टिव आईक्यू भी अच्छा होगा। ऐसे आपने बहुत से लोग देखे होंगे कि जो बहुत सारे वनडे एग्जाम्स क्लियर कर लेते हैं, लेकिन जब आरएस मेंस की बारी आती है तो क्लियर नहीं कर पाते हैं। क्लियर क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको चीज समझ में ही नहीं आती है कि जो बात आप कह रहे हो उसको कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है। और दूसरी बात क्या है कि आपको ये भी चीज भी नहीं पता कि सही तरीका क्या है रिप्रेजेंट करने का। सब्जेक्टिव आईक्यू कैसे डेवलप होता है, सब्जेक्टिव आईक्यू डेवलप होता है रीडिंग से। कैसे डेवलप होता है, रीडिंग से डेवलप होता है। आज के समय में स्टूडेंट क्या हो गया है, रीडिंग से बहुत दूर हो गया है। पहले स्टूडेंट अखबार पढ़ा करते थे, किताबें पढ़ा करते थे, एकेडमिक्स की बुक्स पढ़ा करते थे, अपने सिलेबस की बुक्स पढ़ा करते थे, फ्री समय में दूसरी किताबें पढ़ते थे जिसके अंदर जीवनियां हो गया, उपन्यास हो गए। ठीक है, तो उस सबसे क्या होता था, उनकी रीडिंग से उनकी सब्जेक्टिव स्किल्स डेवलप होती थी, उनको आंसर लिखने की कला अपने आप आ जाती थी। जब आप देखते हो कि सामने वाला व्यक्ति कैसे बोल रहा है तो अपने आप खुद बोलना सीख जाते हो। जब आप पढ़ते हो कि सामने वाला व्यक्ति कैसे लिख रहा है तो आप खुद अपने आप लिखना सीख जाते हो। लेकिन क्योंकि हमने क्या कर दिया है, रीडिंग बंद कर दी है, इसलिए क्या हो रहा है कि आप लिखना भी भूल चुके हो। आपको पता ही नहीं है कि किस प्रकार से लिखा जाता है। जैसे हम अभी टॉपिक्स के अंदर पढ़ेंगे कि संविधान सभा की बात करते हैं, तो संविधान सभा में क्या होगा कि संविधान सभा के अंदर सारे के सारे फैक्ट्स हैं। लेकिन मेंस में ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला है। मेंस में क्वेश्चन क्या आएगा, संविधान सभा की बैठकों के अंदर जैसे किसी व्यक्ति ने अंदर कोई भी, जैसे उस समय पार्टिसिपेंट है, चाहे नेहरू जी हो, चाहे डॉक्टर अम्बेडकर हैं, चाहे आपके वल्लभ भाई पटेल हो गए, चाहे राजस्थान से जयनारायण व्यास हो गए, ठीक है, या आपके राजगोपालाचारी जी हो गए, कोई भी हो गया, एनीवन, उन्होंने किसी ने तो इस तरह का कथन दिया। अब क्योंकि संविधान सभा के अंदर या हो गया या संसद के अंदर हो गया, संसद के अंदर जब भी कोई व्यक्ति बोलता है तो उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है कि फलाने व्यक्ति ने बोला, वो एक कह सकते हैं कि एविडेंस के रूप में काम में लिया जाता है। ठीक है, आज से 100 साल बाद, 200 साल बाद, 500 साल बाद भी अगर यदि कोई व्यक्ति आएगा तो देखेगा कि फलाने दिन इस तरीके से संसद की बैठक हुई थी और उस व्यक्ति ने ये बात कही थी। ठीक है, अब आज हो सकता है कि हर व्यक्ति को बात समझ में नहीं आए, लेकिन 200, 300, 400 साल बाद हो सकता है कोई कहे यार उस वक्त तो बहुत अच्छी बात कही थी इन्होंने,
इसलिए क्या किया जाता है, हर चीज को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक वैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में संविधान बन के तो क्या हुआ, सर्वसम्मति से नहीं कह सकते, मेजोरिटी से पारित हुआ। संविधान के हर आर्टिकल पर वोटिंग हुई और जिस पर कह सकते हैं कि आपकी क्लियर मेजोरिटी थी उन्हीं आर्टिकल्स को रखा गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी उस पर सहमत थे। कुछ लोग हो सकता है किसी चीज से, किसी वजह से या किसी आर्टिकल पर असहमत थे, तो उन्होंने भी क्या किया, अपने वक्तव्य दिए। तो अब ऐसी स्थिति में क्या रहेगा, मेंस में क्वेश्चन आ जाएगा कि वे किसी एक या एक्स व्यक्ति ने संविधान सभा की बैठक में, सभा में किसी एक टॉपिक जैसे मौलिक अधिकार के ऊपर यह बात कही है, आप अपने विचार रखिए। अब आप सोचोगे कि यार सब कुछ पढ़ लिया, पॉलिटी में सारी चीजें याद कर दी, सारे मूल अधिकार याद कर लिए, सारे उसके अपवाद याद कर लिए, ये भी देख लिया कि मूल अधिकारों पर किस किस तरीके के प्रतिबंध है, अब ये क्वेश्चन का आंसर कैसे दें। तो वहां क्या काम आता है, आपकी रीडिंग काम आती है, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं, आपको पता ही नहीं कि क्या बात लिखी जानी चाहिए, एक कर्मचारी, एक सरकारी व्यक्ति को क्या बात कही जानी चाहिए, क्योंकि आप क्या हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आप काम कर रहे हो। चाहे आप सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे आप सरकारी कर्मचारी नहीं है, लेकिन जो चीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो संविधान के द्वारा, या तो संविधान के द्वारा डायरेक्टली या संविधान के द्वारा जो स्थापित, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने जिस चीज को वैलिड कर दिया, आप किसी भी तरीके से उसको इनवैलिड नहीं कह सकते। ठीक है, आलोचना अपना पर्सपेक्टिव दे सकते हैं, लेकिन किसी भी तरीके से फॉर्मल प्लेटफॉर्म पर तो आलोचना भी नहीं कर सकते। आप अगर यदि संविधान सभा में किसी भी व्यक्ति ने भारत के किसी भी मौलिक अधिकार की आलोचना की है, इस तरह का आपके क्वेश्चन आ गया, तो आप आलोचना नहीं कर सकते। वहां आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ, वो जो महापुरुष थे संविधान सभा में, क्योंकि चुन करके गए हुए थे, वो अच्छी बात कही, उन्होंने सही बात कही है, लेकिन जो मौलिक अधिकारों के में जो अपने कह सकते हैं फाइनली बने हैं, उनमें उनकी इस बात का भी ध्यान रखा गया है, और जो वर्तमान स्वरूप है, जो भारत के ऊपर प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा कह सकते हैं आपके लिए कारगर है। तो इस प्रकार क्वेश्चन आता है। इसके लिए क्या काम आता है, आपका सब्जेक्टिव आईक्यू काम आता है। तो उसके लिए क्या किए, आपके डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्या काम का है, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आपको क्या करना पड़ेगा, रोजाना कुछ न कुछ लिखना पड़ेगा, आंसर्स जो है वो लिखने पड़ेंगे। अगर यदि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा आंसर्स लिखने कैसे। तो इस बार जो अपने ओलंपिक बैच स्टार्ट हो रहा है, उसमें हम इस लेवल के आंसर्स देने वाले हैं, इस लेवल के क्वेश्चंस देने वाले हैं, जिसके अंदर आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की अच्छी खासी टेस्ट होगी। हम ऐसे नहीं देने वाले कोई भी क्वेश्चन कि इसकी विशेषताएं लिख लो, इनके अंतर लिख दो, ठीक है, इनकी आलोचनाएं लिख दो, इनके जो सारे के सारे अंग लिख दो। ऐसे क्वेश्चन आजकल आरपीएससी में आते भी नहीं है, और आते भी हैं तो वो क्वेश्चन डिसाइडर नहीं है। उन क्वेश्चन से आपका आरएस मेंस के अंदर स्कोर डिसाइड नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन से डिसाइड होगा जो वास्तव में कंसेप्चुअल है, जहां पर आपको एनालिटिक स्किल्स जो वो चेक होगी, जहां पर आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स जो है वो क्या होगी, टेस्ट होगी। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हैं हमने क्या करने वाले हैं, डेली आंसर राइटिंग सेशन जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया इसकी मॉडस ऑपरेंडी क्या रहेगी, हम किस प्रकार से इस पूरे प्रोग्राम को कंडक्ट करेंगे। तो मॉर्निंग में क्या रहेगा, डेली टारगेट के अकॉर्डिंग एक क्लास रहेगी, मॉर्निंग क्लास रहेगी। मॉर्निंग क्लास के बाद में क्या होगा, जैसे ही क्लास होगी उसके बाद में आपको पूरे दिन उन टॉपिक्स को पढ़ना है। जैसे फर्स्ट डे के अंदर एक फॉरेन एग्जांपल हम देखते हैं। पहले दिन आपके किसके कौन सा टॉपिक है, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। कौन सा टॉपिक है, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि भारत के संविधान का विकास जो वो कैसे हुआ है। ठीक है, तो अब इसके बारे में जनरल इंट्रोडक्शन क्लास होगी कि भाई किस किस तरीके से संविधान सभा आपके का बैठकें हुई है, कैसे कैसे संविधान का विकास हुआ है, सोर्सेस क्या क्या रहे, वो सारी चीज होगी। अब ये क्लास अगर यदि नहीं हो तो अपने को क्या करना है, अगले 5 महीने के अंदर, जैसे मैंने कहा प्री और मेंस का इतना सारा सिलेबस कवर करना है। इस क्लास के बिना नॉर्मल स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वो सिलेबस कवर कर नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, वो पढ़ने बैठेंगे, देखा यार संविधान सभा ही कंप्लीट नहीं हुई है, इसके अंदर हर किताब के अंदर इतनी सारी बातें लिखी गई है। तो इसके लिए हमने क्या दिए हैं, आपको नोट्स दिए। लेकिन नोट्स क्योंकि शॉर्ट नोट्स हैं, नोट्स के अंदर क्या बुलेट पॉइंट्स हैं, उसके अंदर हमने केवल फैक्चुअल चीजें कवर की है। ये नोट्स आपके आरएस मेंस में आंसर राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव नहीं करने वाले हैं। ये तो हम खुला कह रहे हैं। कई लोग तो कहते हैं कि हमारे नोट्स पढ़ लो आरएस मेंस क्लियर हो जाएगा, लेकिन हम कहते हैं कि भाई नोट्स पढ़ने से आरएस मेंस क्लियर नहीं होगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये नोट्स केवल आपकी फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकते हैं। तो उन नोट्स को समझाने के लिए, उस डेली टारगेट को उसी दिन में उस तय समय के अंदर पूरा करने के लिए हम क्या करने वाले, मॉर्निंग में क्लास रखेंगे। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास रहेगी। आप जॉब कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप जब चाहो तब आप उस क्लास को देख सकते हो। इवनिंग में क्या रहेगा, एक टेस्ट होगा। इवनिंग में क्या होगा, टेस्ट होगा। तो ये टेस्ट जो इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, 5 नंबर के जो 5 मार्क का क्वेश्चन है वो कितने रहेंगे, 6, और 10 मार्क का क्वेश्चन कितने रहने वाले हैं, 1।
तो टोटल 6 क्वेश्चन 5 मार्कर रहेंगे, 1 क्वेश्चन जो 10 मार्कर का रहेगा। तो इस प्रकार ये टोटल कितने हो गए आपके 40 मार्क्स का ये हो गया, प्लस 20 मार्क्स की हम क्या करने वाले हैं, पेपर 4 का जो वो कंटेंट रहेगा। 20 मार्क्स किसका रहेगा, पेपर 4 का, 10 नंबर हिंदी के और 10 नंबर इंग्लिश के। इस प्रकार टोटल 60 नंबर का जो डेली आंसर राइटिंग सेशन होगा। 60 नंबर का मतलब आपको लगभग 1 घंटा जो रोजाना लिखना है। इतना आप लिख लोगे तो आपको आरएस बनने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, फिर हम क्या करने वाले हैं, संडे को क्या रहेगा, आपका रिवीजन टेस्ट रहेगा। संडे को क्या रहेगा, रिवीजन टेस्ट। पूरे सप्ताह आपने जो पढ़ा है उसके लिए क्या करना है, आपको संडे को टेस्ट देना है, ताकि वापस से क्या सकते कंप्लीटली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो सके। आपको पता चले कि आप 2 घंटे के अंदर 3 घंटे के अंदर कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस क्या है। तो बहुत एक मेजर टेस्ट तो आपका हर संडे को होना ही चाहिए। इस संडे के अंदर मेजर टेस्ट के अंदर आपका जीके का पोर्शन तो रहेगा ही। इस जीके के पोर्शन के अलावा क्या क्या रहने वाला है, इस जीके के पोर्शन के साथ में आपके पास में रहेगा पेपर 4 का कंटेंट। इस पेपर 4 में जो आपने पूरे सप्ताह पढ़ा वो प्लस एक निबंध रहेगा। क्या रहेगा, निबंध। क्योंकि 40 नंबर का इस बार आरएस मेंस के अंदर निबंध का पोर्शन डाला गया है, तो आप अगर यदि हर सप्ताह एक निबंध की प्रैक्टिस करते हैं तो आप इस निबंध के अंदर अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। अगर यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपके निबंध में नंबर नहीं आने वाले। लिख के ले लो आप भले ही, क्योंकि बिना प्रैक्टिस कैसे मार्क्स आएंगे। आपको 40 नंबर का निबंध लिखना है, इसका मतलब कि आपको अच्छा खासा समय लगेगा उसके अंदर। ठीक है, ऑलमोस्ट आधे से पौन घंटे आपको लिखना पड़ेगा उस विषय में। तो आपको आधे से पौन घंटे क्या लिखना है वो पहले सोचोगे, तभी तो अच्छा से लिख पाओगे। ऐसा तो है नहीं कि एक लाइन से शुरू किया 45 मिनट तक जो मर्जी लिखते चले गए, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेस्ट जो है वो देने पड़ेंगे। इसके अलावा हम क्या एक नवाचार करने वाले हैं, हम वीकेंड्स पर जो है आपके एक जूम सेशन रखेंगे। वीकेंड्स पर क्या रहेगा, आपके जूम सेशन रहेगा। जूम कह दो, गूगल मीट से कह दो, हम एक लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेशन रखेंगे। उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेशन में क्या होगा, तो जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी कोई क्वेरी होगी कि सर हमने ये आज जो पूरे सप्ताह में ये पढ़ा, हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ फिर भी मुझे चीज़ें याद नहीं हो रही है। ठीक है, मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में इतना सब कुछ प्रैक्टिस करने के बावजूद भी इंप्रूव नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो सारी चीज़ें हम किससे जानेंगे, जो एक्सपर्ट्स हैं, जिन्होंने आरएस 2023 या 24 के एग्जाम्स में टॉप किया है, उनको आरपीएससी ने अच्छे मार्क्स दिए हैं। ऐसे लोगों से हम उन सब चीज़ों में डिस्कस करेंगे। या हमें लगा कि आपकी परफॉर्मेंस कहीं कम रह रही है, आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तो वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इससे क्या होता है, एक तो कभी कभार क्या होता है कि हमने बहुत सारे लोग देखे हैं कि 3-3, 4-4, 5-5 मैथ्स दिए हैं, लेकिन या तो क्लियर ही नहीं कर पाते या क्लियर कर पाते तो अच्छे नंबर नहीं ले पाते। क्यों नहीं ले पाते, कि कहीं ना कहीं उनकी आंसर राइटिंग में एक आधी कमी रह जाती है और वो उस कमी को ओवरलुक कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि दुनिया भर की टेस्ट सीरीज चल रही है, उनको ये लगता है टेस्ट सीरीज दे दो चीज़ें सॉल्व हो जाएगी, चाहे टेस्ट सीरीज दे दो चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। लेकिन क्या होता है कि हम उस एक चीज़ को इग्नोर करते हैं और टेस्ट सीरीज देते जाते हैं, वो चीज़ होती नहीं है। एक आपने कहावत देखी होगी, सुना होगा, इंग्लिश में कोट है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, अब कहने को तो ये सही है, लेकिन मैंने देखा अभी किसी महापुरुष ने कहा कि प्रैक्टिस डज नॉट मेक अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स इट परमानेंट। प्रैक्टिस क्या करता है, परमानेंट कर देता है। आप अच्छे काम की प्रैक्टिस करते हो तो वो चीज़ परमानेंट हो जाती है। आप किसी बुरी चीज़ की या फिर गलत चीज़ की आदत की बार बार प्रैक्टिस करते हो तो वो चीज़ परमानेंट हो जाती है। अब आपने दुनिया भर के टेस्ट दिए, लेकिन आप उस कमी के साथ में आप टेस्ट देते जा रहे हो, तो आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स इंप्रूव नहीं होती है, आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं होते हैं। लेकिन अगर यदि आपने क्या किया, आपको गलती को सुधार किया है, उसके बाद में उस गलती को सुधार के बाद में उसको इंप्लीमेंट करने के लिए आप बार बार प्रैक्टिस करते हो, तब क्या होता है, आपके अच्छे मार्क्स आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, आपके लाइव जूम सेशन रहेगा। तो ये पूरा का पूरा जो कह सकते हैं पूरा रहेगा। मैंने आपको सब कुछ बता दिया। जैसे कल 11 तारीख से प्रोग्राम स्टार्ट होगा, इसके अलावा प्रोग्राम स्टार्ट होगा, आपको शॉर्ट नोट्स या जो अपने कंटेंट के स्टडी मटेरियल है वो प्रोवाइड कर देंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट कवर करेंगे, कैसे कैसे क्लासेस रहेगी, आपके टेस्ट होगा, टेस्ट का डिस्कशन होगा, जूम सेशन रहेगा, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। कैसे आपके लिए ऑब्जेक्टिव आईक्यू इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव आईक्यू इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो जो जो चीज़ें आपके साथ में शेयर करनी थी वो कर ली है। अब इसके अलावा आपको और बता दूं कि जो ओलंपिक बैच है इसके अंदर हमारी फीस कितनी रखी है, 10,000 रुपये रखी है। कितनी फीस रखी है, 10,000 जो वो फीस रखी है। अब स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आएगा कि भाई किस प्रकार से प्रोग्राम चलेगा, क्या स्टूडेंट इसको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या रखा है, एक वीक के लिए आपको क्या करना है,
529 रुपये के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना है। कितने रुपए में? 529 रुपये में। उससे आपको क्या होगा कि आपको पूरा आइडिया हो जाएगा एक सप्ताह के दौरान कि ये प्रोग्राम कैसा चल रहा है, हम कैसा कंडक्ट करवा रहे हैं, उस प्रोग्राम में आप कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, आपके लिए फ्रूटफुल है या फिर नहीं है। आपको सही लगे तो कंप्लीटली आगे ज्वाइन करें, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है, आप वहीं पर इसको रोक सकते हैं। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट हमारे ऊपर भरोसा करके 529 रुपये के अंदर क्या करते हैं, प्री रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो उनके लिए हम क्या देने वाले हैं, 10% डिस्काउंट। तो उनको 10,000 रुपये की जगह कितने रुपए पे करने हैं, केवल 9,000 रुपये पे करने हैं। 529 पहले पे कर दिए तो आपके रिमेनिंग अमाउंट जो 8,500 के लगभग है वो आपको और पे करना पड़ेगा। ठीक है, जो आज के बाद कभी भी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उनको कितना पे करना पड़ेगा, कंप्लीट 10,000 रुपये जो वो पे करने पड़ेंगे। तो जल्दी से इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लें, अपनी तैयारी शुरू करें। आरएस की वैकेंसी 1.5 से 2 महीने में आने वाली है, तो ये सबसे सही समय है आरएस मेंस की प्रिपरेशन करने का। वैकेंसी आने के बाद आपको प्री की तैयारी करनी पड़ेगी और प्री पास होने के बाद आपको मेंस की तैयारी करनी पड़ेगी। मेंस के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उस 4 महीने में आप कवर नहीं कर सकते। ये शांति काल है, इस शांति काल में ही आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स इंप्रूव हो सकती है। हमने स्टार्टिंग पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट से क्यों किया है कि चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे आरएस का एग्जाम हो, चाहे कोई भी और एग्जाम हो, अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्वेश्चन किससे आने वाले हैं, पॉलिटी से आते हैं। पॉलिटी अपने आप में बहुत ही एक अच्छा कह सकते हैं, इस टाइप का एक अलग तरह का सब्जेक्ट है। इसके अंदर फैक्ट्स भी हैं, कंसेप्ट्स भी हैं। अगर यदि आप पॉलिटी के सारे फैक्ट्स भी याद है तो इसका जरूरी नहीं कि आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर यदि आपको थोड़े कम फैक्ट्स भी याद है लेकिन कंसेप्चुअली आपको पॉलिटी बहुत स्ट्रांग है, तो हो सकता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर लें। यहाँ फैक्ट्स और कंसेप्ट का बहुत अच्छा मिश्रण है। ऐसा मिश्रण और किसी सब्जेक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। ज्योग्राफी पूरी फैक्चुअल है, हिस्ट्री के अंदर देखा जाए तो उसके अंदर भी फैक्चुअल है, तो ऐसे क्वेश्चन वहाँ नहीं बनते, पॉलिटी में बनते हैं। इसलिए स्टूडेंट यहाँ क्या रहते हैं, या तो आर रहते हैं या पार रहते हैं। तो अब आपको चाहे प्री की तैयारी करें, चाहे मेंस की तैयारी करें, चाहे कोई सी एग्जाम की तैयारी करें, आप आराम से जो मॉर्निंग क्लासेज है उनको तो आप देख ही सकते हैं। ठीक है, तो इसी के बाद अपनी बात को मैं समाप्त करता हूं। तो जो भी स्टूडेंट आरएस की 2026 की तैयारी कर रहे हैं, जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर इस बैच को ज्वाइन कर लें। थैंक यू।